Hello everyone, welcome to Top Anchors. This is Shashank Singh from Judiciary Gold Delhi Center, and today in continuation of our series we will be doing the Himachal Pradesh previous year paper of 2019, that is our criminal law paper. तो third paper को करेंगे criminal law के. Start करते हैं. First question is the Criminal Amendment Act 2018 amended section 376 clause 1A of the IPC, जहां पे स्पेसिफिकली दिया गया पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप. सिंप्लिसिटर यहां पे दिया गया है, वहां पे इंक्रीज द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप फ्रॉम 7 years टू हाउ मच. 2018 में अमेंडमेंट करके हमने किया गया था, जो मिनिमम पनिशमेंट थी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप उसको हमने इंक्रीज कर दिया था, एंड इट वाज इंक्रीज फ्रॉम मिनिमम ऑफ 7 years टू 10 years. 10 साल की मिनिमम सजा वहां पे हो गई थी. जब सेम देखते हैं हम अपना बीएनएस के अंदर, सेम हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, एंड अंडर द बीएनएस सेक्शन 64 which deals with the punishment for the offense of rape, वहां पे भी आपको पनिशमेंट मिनिमम ऑफ 10 years and then it can extend to life imprisonment as well मिलती है. Then क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, which one of the following cases is related to the defense on the ground of necessity, right? कि necessity जहां पे necessity जो आपका सेक्शन 80 के अंदर हम देखते हैं आईपीसी में, तो इट्स ग्राउंड ऑफ नेसेसिटी पे कहां पे आपको एक केस मिल रहा था, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन, यही केस है आपका फर्स्ट वन. इस केस में अगर आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स याद हो, देयर वाज अ शिपरैक जिसकी वजह से वहां पे डिडली, स्टीफन, रिचर्ड पार्कर, राइट, एक यंग पर्सन थे, ये सभी उस बोट पे, शिपरैक बोट पे आ गए थे और उनके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, सभी बहुत कमजोर हो गए थे. एंड देन दीज टू पीपल, डिडली एंड स्टीफन, दे हैड they committed cannibalism and they ate Richard Parker. Later on they survived somehow, and when they were approaching they approached the court, तो कोर्ट ने वहां पे इनके अगेंस्ट में मैनस्लॉटर का केस चलाया. दे प्लीडेड दैट इट वाज अ नेसेसिटी, अदरवाइज वी वुड हैव स्टार्व्ड टू डेथ. तो हमने जो ये उस पर्सन को मारा है एंड देन उसके बाद में उसको खाया है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए. सो वी शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, बट द कोर्ट हैज डिक्लाइंड द सेम. कोर्ट ने मना कर दिया दैट मर्डर, दैट इज किलिंग ऑफ सम पर्सन, cannot be a ground for necessity therein. So option is option number A. Then question number 3, in which of the following case the wild beast test or the wild beast theory was propounded? बहुत पुराना केस है, आर वर्सेस आर्नल्ड का 1724 का जजमेंट है ये, जहां पे आपकी कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया था कि जिस तरीके से एक जानवर होता है, राइट, जस्ट लाइक एन एनिमल, वाइल्ड एनिमल, just like a insane person, just like a child, right, वो समझ नहीं सकता consequence of their act. Same theory propound करते हैं, when there is a particular person, he is unable to understand the consequences of his act. That is the ground for insanity, and that was the very first case of R versus Arnold, जहां पे इस particular case को propound किया गया था, right. Further, क्वेश्चन नंबर 4 डील्स विद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर आपको बताना है. फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग द केस ऑफ गिरिजा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. नाउ दिस वेरी केस रिलेट्स टू कॉमन इंटेंशन. देन दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वेरी लैंडमार्क केस. दिस रिलेटेड टू इंसैनिटी, जहां पे इस पर्सन ने, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 44 टाइम स्टैब कर दिया था, राइट, 44 टाइम उसको चाकू से स्टैब किया, एंड देन ही प्लीडेड द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी. हालांकि कोर्ट ने उसको नहीं प्रोवाइड किया था. सो हियर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, हमें सभी को पता है, दिस इज अ केस ऑन एग्जेम्पशन ऑफ मैंसरिया, जहां पे स्टैट्यूट एक्सक्लूड कर देता है मैंसरिया को. दिस वाज द केस जहां पे एक पर्सन इंडिया में आया था एंड उसके पास एक्सेसिव मात्रा में गोल्ड था, and because of that it was in violation of the customs act, and later on the person has pleaded that I had no kind of mensaria to commit this particular offense, मेरा कोई mensaria नहीं था, but because of the statute itself this case was found that it's an exception wherein mensaria was not even required. So that's the case of state of Maharashtra versus MH George. Then attempt का केस आपका बचा कोपुला वेंकट राव versus state of Andhra. So A is 4 here, B is 3, C 2 and D 1, right. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B. आगे चलते हैं. रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वन आफ्टर कॉजिंग हिज डेथ कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन. सभी को पता होगा, दिस इज द ऑफेंस ऑफ रॉबरी, एंड पनिशमेंट फॉर रॉबरी
under the IPC is provided under section 392. So 392 is the answer here. Option number A. Next, question number 6. To preserve one's life is generally speaking a duty, but it may be the highest duty to sacrifice it. The observation was made in Queen versus Ridley and Stephen. वही सेम केस है हमारा, जहाँ पे लॉर्ड कॉलेड्रिज ने ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करी थी. उन्होंने बताया था कि ओके व्हेन द पर्सन वाज स्टार्विंग, यू नो केस पूरा जो रिवॉल्व कर रहा था ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल केस जहाँ पे एक एथिकल डिलेमा भी आता है हमारे साथ में, राइट? कि हम नेसेसिटी किस चीज को कहेंगे. कैन वी इक्वेट 2 persons लाइफ विद 1 person लाइफ? वो सारी क्वेश्चन वहां पे आती हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट. इफ यू हैव टाइम समहाउ लेटर ऑन, जब पेपर हो जाएगा, देन ट्राई टू रीड इट फर्दर. Section 153AA of the IPC has been inserted in the IPC in which of the following criminal law amendment act. So for this थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा that section 153AA deals with the punishment for knowingly carrying arms in any kind of procession. किसी प्रोसेशन में, रिलीजियस प्रोसेशन वगैरह में आप क्या कर रहे हैं, कोई कैरिंग, यू आर कैरिंग पर्टिकुलरली आर्म्स. इसको हमने इंसर्ट किया था 2005 के अमेंडमेंट में. तो एक्ट ऑफ 2005 सेक्शन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर है सी, दैट इज एक्ट ऑफ 2005. उसमें हमने इस पर्टिकुलर ऑफेंस को इंसर्ट किया था. देन क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वर डिफरेंशिएटेड. ओके, when we talk about section 34 of IPC itself, वहां पे कॉमन इंटेंशन की बात करता है ये, नॉट दी सिमिलर इंटेंशन. सिमिलर इंटेंशन वो सिचुएशन है जहां पे दो लोग सेम तरह की इंटेंशन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A is also thinking of murdering B and C is also thinking of murdering B, but there is no consensus between them. When it is shared by them with each other, when A and C in consonance with each other, having that intention shared amongst them, that makes it a common intention, right? So that very difference was taken out by the court in the landmark case of Mehboob Shah versus Emperor. This is very landmark case on section 34. हालांकि ये केस बरेंद्र कुमार घोष, this is also on section 34 of IPC, जहां पे वो एक, आपको अगर याद है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक जजमेंट था जहां पे बताया था those who stand, right, those who stand may also be penalized under common intention. So far as there is any common intention, there is an active participation, चाहे वो सिर्फ presence ही क्यों ना हो, right, they will also be found to be jointly liable with respect to section 34 of IPC. अगर हम बात करें R versus Prince, again very landmark case on kidnapping, जहां पे कोर्ट ने कहा था there is no requirement of a mens rea in the aspect of kidnapping itself. वहां पे एक पर्सन ने एक लड़की को अपने साथ में ले गया था, उसने उसके साथ में चली गई थी लड़की. द गर्ल वॉज बिलो द एज ऑफ 18 years, लेकिन इस पर्सन प्रिंस को नहीं पता था, ये चीज नहीं पता था. नेवरदलेस द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अगेंस्ट लॉफुल गार्जियनशिप इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉफुल गार्जियनशिप, राइट? तो अगर लॉफुल जो आपका गार्जियन है, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट में अगर आप पर्सन को, उस बच्चे को या फिर किसी इंसेन पर्सन को आप ले जाते हैं, दैट विल बी दी वेरी ऑफेंस. तो इसमें यहां पे वही एक्सेप्शन बताई थी कि मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो ही थॉट दैट द गर्ल वाज अबव द एज ऑफ 18 years. देन आर वर्सेस गोविंदा की अगर हम बात करें, वेरी लैंडमार्क जजमेंट, जहां पे आपकी कोर्ट ने, खैर सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, पुरानी कोर्ट ने आपकी डिफरेंशिएट किया था इन बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. वेरी ब्यूटीफुल डिफरेंशिएशन इज बीइंग मेड बाय द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. फर्दर question number 9, A denied food to his wife for several days by keeping her confined in a room with an intention to accelerate her death. तो भैया कई दिनों तक भूखा रखा ताकि उसकी डेथ हो जाए इवेंचुअली. B ultimately managed to escape. B किसी तरह भाग गई. What offense is made? सिंपल है, A is guilty of the offense of attempt to murder. यहां पे attempt to murder लग जाएगा क्योंकि वहां पे उसने कोशिश करी उसको मारने की, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो खुद किस तरह से भाग गई. यहां पे ऑफेंस बन जाएगा आपका attempt to murder. Then क्वेश्चन नंबर 10, एन इंडियन सिटीजन मर्डर्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन सिडनी. चलो ठीक है, क्योंकि इंडियन सिटीजन है तो हमें पता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी इज देयर, सेक्शन 3 and 4 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड करते हैं. एंड एब्सकॉन्डेड, और वहां पे सिडनी में उसको मार के भाग गया. ही इज फाउंड बाय इंडियन पुलिस इन मुंबई. नाउ इफ यू रिमेंबर illustration which is attached to section 4 of IPC,
वहां पे भी एक पर्सन का था जिस पर्सन ने एक मर्डर किया और युगांडा में उस मर्डर को किया उसने, इंडियन सिटीजन था, एंड देन व्हेन ही केम बैक, wherever he came back, wherever that person is found, he is to be penalized there, he is to be prosecuted there. तो वही क्लासिकल इलस्ट्रेशन के ऊपर ही है. सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया था, सिडनी में वहां पे एब्सकॉन्ड कर गया, मार के किसी को, फाउंड बाय पुलिस इन मुंबई, दैट मींस द मुंबई कोर्ट कैन prosecute him. So prosecuted in India at any place fixed by foreign ministry, not required. दिल्ली में नहीं होगा, in Mumbai only. Prosecuted in Mumbai only. Option number C is the correct answer. Further, question number 11. A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. हो गया ना सारे, आपका जो पूरा का पूरा थेफ्ट, अगर मैं ऑफेंस की बात करूं सेक्शन 378 के अंदर, वहां पे अगर एक्सप्लेनेशन 4 को देखें, एक्सप्लेनेशन 4 इसी चीज को बताती है. द मोमेंट द पर्टिकुलर एनिमल जिसके थ्रू कुछ अटैच्ड है, बुल्लक कार्ट थी जैसे यहां पे, द मोमेंट दैट एनिमल स्टार्ट्स टू वॉक, जैसे ही वो चलना शुरू करता है, जैसे वो मूव करता है, जैसे ही मूवमेंट हुआ, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीट. सो ये आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी, थेफ्ट एज सुन एज द बुल्लक बिगिंस टू मूव हियर इन. फर्दर क्वेश्चन नंबर 12. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट legal and valid marriage is not a necessary ingredient to attract section 498A of IPC, which deals with the offense of cruelty. So herein the landmark case is Reema Agarwal versus Anupam, जहां पे कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था, even if the particular relationship is not of husband and wife, wherever the essentials of cruelty is established, the offense is made out under section 498A. वो husband and relatives के अगेंस्ट में although बोलता है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी वाइड की जाएगी. Further, question number 13. Every doctor is not responsible under section 304A of the IPC, that is for the with respect to the negligence or rash act leading to someone's death, right? Negligence की वजह से किसी की death हो जाना. So of the IPC, for the death of a person due to his negligent operation unless his intention is culpable in nature. यहाँ पे वो aspect आया था जहाँ पे नेग्लिजेंस को ग्रॉस नेग्लिजेंस से कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया था. दिस इज द लैंडमार्क केस ऑफ जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. वो केस याद रखना आपका, सेक्शन 304A पे काफी वाइटल केस है. कोर्ट ने वहां पे आपकी नेग्लिजेंस को डिफरेंशिएट करते हुए कहा था कि डॉक्टर के पार्ट में ग्रॉस नेग्लिजेंस होनी चाहिए, राइट? द वेरी इंटेंशन, द वेरी मेंस रिया शुड बी कल्पेबल इन नेचर. सो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जिसने आफ्टर ऑपरेटिंग ध्यान नहीं दिया और कुछ पर्टिकुलर लेट्स से सीजर थी, जो पर्सन ने इसका ऑपरेशन किया उसके पेट में रह गई. नाउ दिस वेरी एक्ट इज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस, वहां पे वो कल्पेबल डेफिनेटली बनता है. फर्दर क्वेश्चन नंबर 14. ए इंटेंडिंग टू कमिट थेफ्ट एंटर्स द हाउस ऑफ बी एट नाइट. चलो ठीक है, अगर यहां पे इसकी इंटेंशन थी टू कमिट थेफ्ट, एंटर कर गया, देन एंड देयर ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास इज मेड आउट. क्रिमिनल ट्रेसपास तो यहीं पे इसका बन गया. एंड रिमूव्स फ्रॉम वन ऑफ द रूम्स अ बॉक्स, ठीक है, टू द कोर्टयार्ड वेयर ही ओपन्स इट. चलो ठीक है, कोर्टयार्ड में एक बॉक्स को लेके गया. ही डज नॉट फाइंड इन द बॉक्स एनीथिंग वर्थ टेकिंग एंड लीविंग द बॉक्स देयर गोज अवे. बॉक्स को कोर्टयार्ड में ही छोड़ के वो भाग गया. अगेन याद करना, एक तो ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास तो हो गया, साथ में जब हम सेक्शन 111 देखते हैं जहां बता रखा है अटेम्प्ट, राइट? अटेम्प्ट को डिफाइन किया हुआ है, वहां पे जो इलस्ट्रेशन है वो यही चीज बताती है, राइट? द पर्सन ट्राइड टू ओपन अ पर्टिकुलर बॉक्स, द बॉक्स वाज एम्प्टी. नेवरदलेस द पर्सन इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, राइट? तो यहां पे दोनों ऑफेंस बन रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास भी बन रहा है एंड अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट भी बन रहा है. ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ए इज लायबल फॉर हाउस ट्रेसपास एंड अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट. बोथ द ऑफेंस आर मेड आउट. क्वेश्चन नंबर 15. An act committed or omitted in violation of a public law forbidding or commanding it is a particular crime. This has been said by none other than William Blackstone. The Blackstone Doctrine, जिन्होंने आपका jurisprudence कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो क्रिमिनल लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो इवॉल्व कर रहे थे, राइट? दैट नो पर्सन, राइट, let 100 guilty persons go but not a single innocent person should be penalized. Again, William Blackstone, he was the one who defined crime in such a way. Question number 16. In which of the following case prosecution witness was prosecuted for the offense of perjury? जहां पे
जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था वो बदल गया था, उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था और फिर बाद में उसको कोर्ट ने पिनलाइज किया था फॉर द ऑफेंस ऑफ परजरी, जो झूठा स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। द ऑफेंस इज जेसिका लाल केस, जहां पे जो जेसिका लाल का मर्डर किया गया था बाय मनु शर्मा, राइट, दैट पर्सन ऑल्दो ही इज नाउ ही इज आउट राइट नाउ बिकॉज प्रोबेशन के थ्रू उसको हटा दिया, उसको कम्यूट कर दिया गया था उसका सेंटेंस, बट नेवरदलेस जेसिका लाल केस वेरी लैंडमार्क केस जहां पे सारे के सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड मोमेंट में बदल गए थे, राइट। तो लोअर कोर्ट के डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली फिर आए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर कैटर किया था। फर्दर क्वेश्चन नंबर 17, power to direct tender of pardon under section 307 of CRPC is available to, that is available to any particular magistrate. Again, power to tender pardon, अब यहां पे pardon बात कर रहे हैं, let's say there are 4 co-accused, उनमें से आपको लगता है एक पर्टिकुलर accused है जिसने accomplice है या फिर जिसने हेल्प किया था, असिस्ट किया था, मेन ऑफेंडर कोई और है, तो उसको कोर्ट यहां पे लालच देती है क्या कि आपको हम पार्डन दे देंगे, आप दूसरों के खिलाफ में हमें एविडेंसेस प्रोवाइड कर दें या उनके खिलाफ में आप गवाही दे दें। तो दिस इज सेक्शन नंबर 307 में आपका है एनी पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट, उन सभी के पास में एम्पावरमेंट है, whosoever is particularly the case is being run by him. Further, question number 18, High Court cannot directly entertain the bail application of POTA, that is Prevention of Terrorism Act, अब तो खैर नहीं है, अब इसको UAP एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है, accused person without it refusal by any particular special court. So this particular, you can say, law was laid down by the Supreme Court in the landmark case of State of Gujarat versus Salim Bhai Abdul Ghaffar Sheikh. So option number B is the correct answer. Question number 19, Constitution Bench of Supreme Court in the judgment of Hardeep Singh versus State of Punjab decided on this date settled controversy regarding law containing in particular section of the code of criminal procedure CRPC के अंदर। अब अगर आपको याद हो, दिस इज वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पे एसेंशियली हमारी कोर्ट ने जो पावर थी आपकी कोर्ट की टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन हु इज अपियरिंग गिल्टी इन दैट ट्रायल, हो सकता है आपका ट्रायल चल रहा किसी और पर्सन के अगेंस्ट में, लेकिन अगर कोर्ट को ट्रायल में वाइल टेकिंग द एविडेंसेस लगता है कि हाँ इनमें से कोई और पर्सन है, कोई विटनेस है या कोई और पर्सन है उसने ऑफेंस किया है, तो उसके अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ दैट प्रोविजन दैट इज अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी वाज डिसाइडेड इन दिस लैंडमार्क केस ऑफ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो वहां पे कोर्ट ने उसको सेटल किया था, सेक्शन 319 का जो स्कोप है उसको क्लियर आउट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, the power to grant anticipatory bail under section 438 of CRPC West with, we both know that is the answer is Court of Sessions as well as the High Court. दोनों ही कोर्ट्स आपकी एंटिसिपेशन में एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर सकती हैं। अगेन अगर एंटिसिपेटरी बेल को डिफाइन करें, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया बिना अरेस्ट हुए उस पर्सन को आपको बेल मिल गई, नहीं, इट सेज जब भी अरेस्ट होगा, इन द एंटिसिपेशन ऑफ एनी अरेस्ट एंड व्हेनेवर दैट अरेस्ट विल हैपन, The court has already given a direction to release the person on bail, क्योंकि बेल सिर्फ तभी मिलती है जब अरेस्ट होता है पर्सन। तो रिमेंबर दैट, ऑल्दो यहां पे क्या है एंटिसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग आप कोर्ट ऑफ सेशन भी जा सकते हो और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। क्वेश्चन 21, a refusal to answer questions put to a witness under section 161 of CRPC, जहां पे आपका पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को कंपेल करता है, भैया आपको अगर इस केस के बारे में कुछ पता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन तो वो उससे पूछताछ कर सकता है, एंड इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन टू आंसर द सेम। तो क्वेश्चन क्या रहा है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 में कि अगर पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया, हमारे विटनेस ने आंसर नहीं करा पुलिस ऑफिसर को, तो कौन सा ऑफेंस बनता है। इफ यू रीड सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी, इट स्पेसिफिकली डील्स विद द ऑफेंस wherein if a person is obligated by law under oath to answer something but he denies, there will be an offense under section 179 of IPC. Further, question 22, a habitual offender may be asked to execute a bond for his good behavior. Executive magistrate अपना कर सकता है आपका, right? तो for good behavior आपका यहाँ पे होता है for a period not exceeding 3 years, 3 साल का मैक्सिमम होता है, जहां पे वो कह सकते हो कि स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको एक बॉन्ड भरवा सकता है हैबिचुअल ऑफेंडर से। तो दिस इज अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे पावर दी गई है
कि आप चाहें तो एक बॉन्ड करवा लो, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है 3 साल तक का मैक्सिमम वो बॉन्ड हो सकता है। फर्दर, एज पर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 ऑफ सीआरपीसी, न्यू डेफिनेशन ऐड हुई थी सेक्शन 2WA में। 2WA डीलिंग विद एक ही चीज की वहां पे, दैट इज दी विक्टिम। विक्टिम को वहां पे डिफाइन किया गया था। विक्टिम, द पर्सन हु हैज सफर्ड राइट फ्रॉम द क्राइम अगेंस्ट द, जो कमिट किया है आपके अक्यूज ने, जिसके लिए वो चार्ज किया गया है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रिलेटिव्स और द इमीडिएट फैमिली ऑफ द वेरी पर्सन। तो यहां पे सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम। आप देख रहे हैं ऐसे धीरे धीरे जो विक्टिम का रोल है वो बढ़ाया गया था। पहले हम सिर्फ थे कि हमें पिनलाइज करना है आपके एक्यूज को, वी वर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स द विक्टिम, बट विद टाइम वी हैव डेवलप्ड अवर क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर एसेंशियली। जब बीएनएसएस आया तो हमने क्या किया, और ज्यादा पार्टिसिपेशन दिया है आपके विक्टिम को। लेट्स से अगर कोई डिसीजन आता है फॉर द एक्विटल ऑफ द पर्सन, वहां पे विक्टिम को अगेन एक चांस दिया गया है टू अपील अगेंस्ट द सेम थिंग। तो बीएनएसएस में थोड़े चेंजेस है। फर्दर आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं आप विक्टिम का इन दैट पर्टिकुलर केस। क्वेश्चन नंबर 24, एज मेंशन इन सेक्शन 300 क्लॉज 5 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन shall not be tried again for the same offense except with the consent of the court to which that very person shall be tried except with the consent of the court by which he was discharged or by any other court to which the first pension person is subordinate। तो सेक्शन 300 क्लॉज 5 जहां पे कह सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी या उसकी रेस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग वहां पे कन्वे किया हुआ है, वो हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 258 है जो आपका सेक्शन 300 क्लॉज 5 में बताया गया है कि अगर वहां पे एक पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया तो सब्सिक्वेंटली उसको दोबारा से आप ट्राई नहीं कर सकते जब तक आप कंसेंट ना ले लें उस कोर्ट की जहां से वो डिस्चार्ज हुआ था, या फिर किसी और कोर्ट की उसके जो सबऑर्डिनेट है। फर्दर, क्वेश्चन नंबर 25, हु कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सीआरपीसी। देखो दिमाग में रखना, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर सीआरपीसी बोला है तो हमें सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही बताना है सिर्फ। सीआरपीसी में द वर्ड यूज्ड आर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम्यूट कर सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट को। पहले अलग था, पहले था अप टू 14 इयर्स आपका दे रखा था सीआरपीसी के अंदर कि चाहे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को चेंज करके वो अप टू 14 इयर्स कर सकती है। थोड़ा सा फिर सटनली चेंज कर दिया गया था इसको, जब हम बात करते हैं बीएनएसएस के अंदर, वहां इसको और कम कर दिया, अप टू 7 इयर्स कर दिया गया। फर्दर, हालांकि पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, राइट, बट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। तो आर्टिकल 72, 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एम्पावरमेंट है, लेकिन सीआरपीसी में तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच कैन बी द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट, दोनों को पावर्स है कम्यूट करने की। इफ इन अ ट्रायल ऑफ अ वारंट केस, चलिए ठीक है, द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, देन एंड देयर, अगर मान लो एक वारंट केस चल रहा है जहां पे प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती हैं एंड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस द पर्सन इज फाउंड टू बी नॉट गिल्टी, तो कोर्ट सिर्फ एक ही डिसीजन दे सकती है, वो है डिसीजन ऑफ एक्विटल। वहां पे सिर्फ एक्विटल हो सकता है, डिस्चार्ज की पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्चार्ज सिर्फ तब होता है जब तक चार्जेस ना फ्रेम किए गए हो। तो हियर एन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्दर, इन द सीआरपीसी पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केस इनटू वारंट केसेस इज अवेलेबल अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन। अगेन सेक्शन 259 empowers the court to convert a summons case into a warrants case, जहां पे आपकी जो मिनिमम इंप्रिजनमेंट है वो 6 मंथ्स की होती है। ठीक है, उस सिनेरियो में वो एक समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे मिनिमम इंप्रिजनमेंट 6 मंथ्स की रहनी है। सेक्शन 359 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड विद रेस्पेक्ट टू द कंफर्मेशन और विद रेस्पेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ अ डेथ सेंटेंस। अगर हम देखें द वेरी क्रिमिनल प्रोसीजर, एम्पावरमेंट तो आपके कोर्ट ऑफ सेशंस के पास में है कि आप चाहें तो डेथ पेनल्टी दे सकते हो किसी भी पर्सन को whosoever is found guilty, and after going through the rest of a rare doctrine, if the court of session finds that yes the person should be held guilty and उसको punishment मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी दे सकती है, लेकिन एक प्रोटेक्शन दे रखी है, that particular decision of the court of session should be confirmed by the high court। तो एक प्रोटेक्शन है आपकी जो ग्रांट की गई है। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कितने मिनिमम नंबर ऑफ जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 जजेस वहां पे मिनिमम होने चाहिए
बेंच चाहे ज्यादा की भी हो, चाहे 4 बेंच थी या 3 जज बेंच थी या ज्यादा बेंच थी आपकी, इट वोंट मैटर, लेकिन मिनिमम 2 जजेस का वहां पे साइन होना रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। सो क्वेश्चन नंबर 28, जिसको आप पाते हैं सेक्शन 369 ऑफ सीआरपीसी में, जहां पे हाई कोर्ट में बताया गया कि साइन वहां पे मिनिमम 2 नंबर ऑफ जजेस के होने चाहिए। द मैंडेटरी प्रोविजन इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग medical treatment by all hospitals to the victims of specific crimes free of cost and immediately is provided under which section? That is section 357 clause C। बाद में ऐड किया गया था जो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम कह सकते हो, जो आपके लेट्स से कोई पर्टिकुलर विक्टिम है ऑफ एन ऑफेंस ऑफ रेप और सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट में, तो वहां पे उस पर्सन को यहां पे कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और इमीडिएट एक मेडिकल उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बाय एनी पर्टिकुलर हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो आपका पब्लिक हो। द ऑब्लिगेशन इज अंडर सेक्शन 357 सी। फर्दर, in which of the following case it was held that identity of the victim is not to be disclosed even in judgment of the court? यानी कि कोर्ट भी रेस्ट्रिक्ट करेगी अपने आप को और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी विक्टिम का, अगेन because this is specifically an offense as well under the IPC. The case is Dinesh versus state of Rajasthan. रेप का ही केस था ये, जहां पे जो विक्टिम की आइडेंटिटी थी, राइट, उसको डिस्क्लोज करने की क्वेश्चन उठा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि क्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट उस रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके रिगार्डिंग बताया था यहाँ पे कि विक्टिम का नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा चाहे जजमेंट के अंदर हो। दैट वाज दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2006 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 31 पे आते हैं। Provision contained section 141 creates a constructive liability on person responsible for the conduct of business of the company was laid। अच्छा, ये 141 है NI एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सेक्शन नंबर 141। सो इट सेज कहां पे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनाई गई थी ऑन अ पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के अंदर, जहां पे सेक्शन 141 के रिगार्डिंग ये एक लैंडमार्क जजमेंट वहां पे आता है NI एक्ट के अंदर। फर्दर, Section 142A of Negotiable Instruments Act 1881 was inserted by 2015 में हुआ था ये, जहां पे जो आपके पेंडिंग केसेस थे उनको ट्रांसफर करने की पावर दी गई थी कि जो आपकी कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहां पे उन केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जो दशरथ भाई केस के बाद में एक लेजिस्लेटिव चेंजेस आए थे रिगार्डिंग द कोर्ट विच कैन हैव द कॉग्निजेंस ऑफ एनी केस ऑफ चेक बाउंस। उस रीजनिंग की वजह से क्या होता है, जो पेंडिंग केसेस थे ऑलरेडी दूसरी कोर्ट में थे उनको ट्रांसफर किया गया था, तो आया था 2015 के अंदर जो सेक्शन 142A को बनाया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2015। क्वेश्चन 33, फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट, डेट और अदर लायबिलिटी मींस, इट मींस अ लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी, राइट, वही मतलब होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आगे चलते हैं। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। तो जो चेक बाउंस के रिगार्डिंग आपकी अगर कंप्लेंट आप करने जाएंगे, क्रिमिनल केस भी होता है क्योंकि वो एक राइट रिकवरी तो कर सकते हो, साथ में क्रिमिनल केस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है वहां पे NI एक्ट के अंदर। तो उसमें बताया क्या क्या आपको इंग्रेडिएंट्स साबित करने पड़ेंगे। दैट देयर इज लीगली एनफोर्सेबल डेट, यस ये आपको करना पड़ेगा। दैट द चेक वाज drawn from account of bank for discharge in whole or in part of debt etc which presupposes a legally enforceable debt, again correct. Check so issued had been returned due to insufficiency of funds, that is also one of the ground. The answer is all of the above. Further, section 145 of NI act deals with, जो 145 की अगर हम बात करें, section 145 deals with the aspect of evidence to be brought on एफिडेविट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, एविडेंस ऑन एफिडेविट। तो यहां पे NI एक्ट के देख लो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे, किसी भी एक्ट को वो पकड़ लेते हैं, वहां से क्वेश्चंस कई सारे बन जाते हैं कई बार। और NI एक्ट में तो यहां पे आप देख रहे हो 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, छोटा सा इनेक्टमेंट है, एक सिंगल चैप्टर है जो आता है, लेकिन क्वेश्चंस काफी आते हैं वहां से। तो दिस इज रिगार्डिंग द एविडेंस ऑन एफिडेविट अंडर सेक्शन 145। इंडेक्स मत भूलना बिल्कुल भी, प्रॉपर्ली इंडेक्स को कवर करना है आपको, चाहे आपके लोकल लॉज हो चाहे आपके स्पेशल लॉज हो, दैट इज वेरी वाइटल। फर्दर, सेक्शन 2J ऑफ द HP एक्साइज एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ, यहां बात करें सेक्शन 2J की, वहां पे डिफाइन किया गया है एक्सपोर्ट को। तो सेक्शन जो 2 है आपका, यहां डेफिनेशंस दे रखी हैं, अगेन विच इज वेरी वाइटल प्रोविजन, रिपीटेडली क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां से डेफिनेशन क्लॉज से। तो सेक्शन
2J देता है आपका एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। देन व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अनलॉफुल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा अंडर द HP एक्सरसाइज एक्ट ऑफ 2011? Imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 2000 rupees. This is the answer. 37 का ऑप्शन नंबर ए, जो आपको मिलता है सेक्शन नंबर 39 के अंदर ऑफ HP एक्साइज एक्ट। वहां पे इसके बारे में कन्वे किया गया था कि मिनिमम आपकी 3 साल की वहां पे जो आपकी पनिशमेंट है वो 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन हो सकता है जो आपका हो सकता है 2 लाख रुपए तक का। मिनिमम भी दे रखा है, खैर मिनिमम 5000 रुपए तक का आपका फाइन वहां पे हो सकता है सेक्शन 39 के अंदर। Further, question 38. Section 79 of HP Excise Act deals with measures, weights नहीं है, protection of action taken in good faith has been provided under section 79. तो ये provisions again याद रखना, चाहे आपका लोकल लॉ ही क्यों ना हो, क्वेश्चंस वहां से इंडेक्स बेस्ड बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन उनसे आते हैं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है रिगार्डिंग सेक्शन 79, जो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है उन ऑफिसर्स की जिन्होंने गुड फेथ में कोई एक्शन लिया था, लेकिन हो सकता है वो वहां पे जस्टिफाइड नहीं मिला वो, राइट, आफ्टरवर्ड द पर्सन वाज नॉट फाउंड टू बी गिल्टी। क्वेश्चन 39, चैप्टर 9 ऑफ द HP एक्साइज एक्ट 2011 डील्स विद अपील्स एंड रिवीजन। चैप्टर 9 में अपील्स एंड रिवीजन के बारे में 3 सेक्शन दे रखे हैं, छोटा सा आपका चैप्टर है, लेकिन आपका है ऑप्शन नंबर ए अपील्स एंड रिवीजन। लाइसेंस फॉर सेल इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट एज पर अंडर सेक्शन 28 ऑफ HP एक्साइज एक्ट शैल बी ग्रांटेड बाय। अब क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा यहाँ पे एम्पावरमेंट दे रखी होगी स्टेट गवर्नमेंट को मे बी, राइट, लेकिन वो कंफ्यूजन में मत रहना। सेक्शन 28 पे जब जाओगे क्लियर बता रखा है, इट इज द फाइनेंशियल कमिश्नर जो एम्पावर्ड होता है विद रेस्पेक्ट टू टेकिंग ऑफ डिसीजन ऑफ द लाइसेंस फॉर सेल इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। पावर है आपकी फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। फर्दर क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 2 क्लॉज 15, अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से। तो सेक्शन 2 क्लॉज 15 किसको डिफाइन करता है? डेफिनेशन क्लॉज है, अगेन बहुत वाइटल है, कुछ ही पर्टिकुलर आपके सेक्शंस हैं जो आपका रिपीटेड इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 15 में डिफाइन है आपका द टर्म हैबिटेट, तो हैबिटेट को वहां डिफाइन किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चैप्टर 3A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फिर से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे चैप्टर 3 के बारे में आ गया, जो बाद में इंसर्ट किया गया था, विच प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स। तो स्पेसिफाइड प्लांट्स को डील करते हैं यहाँ पे चैप्टर 3A, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन 43 पे आते हैं, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 25 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट इज टू टेक प्लेस विद इन पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल आपके जैसे ही आपके स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है सैंक्चुरी आज से, राइट, तो जो आपका ऑफिसर है उसके वो 2 साल मिलते हैं कि भैया जो भी एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स है उनको आप कंप्लीट कर लो। लोगों के अगर कोई क्लेम्स हैं कॉम्पनसेशन के लिए मांग रहे हो तो उनको आप क्लियर आउट कर लो। 2 साल का आपके पास में ये टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी अंडर सेक्शन 18। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मींस द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन। ये हम जब पहले मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे रिगार्डिंग दी वाइल्ड लाइफ एंड दी फॉरेस्ट एक्ट, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, राइट। तो दिस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 38L, जहां पे हम कवर करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की डेफिनेशन को। सेक्शन 38J ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद, यहां पे था प्रोहिबिशन ऑफ टीजिंग एटसेट्रा इन अ जू, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 38J सीधा डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, सीधा यहां पे इन डेप्थ में कुछ नहीं पूछ रहे हैं इस एक्ट से। फर्दर सेक्शन 2 क्लॉज 4A ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ, ये भी हम पहले कर चुके हैं, ओनर की डेफिनेशन वहां पे दे रखी है आपकी सेक्शन 2 क्लॉज 4A में, बाद में इंसर्ट करी गई थी, जहां बताया गया था ओनर किस पर्सन को डिफाइन किया गया था। फर्दर क्वेश्चन नंबर 47, द पावर टू इंपोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये सारी की सारी पावर है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ऑप्शन ए इज आंसर। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं है ड्यूटी इंपोज करने के लिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 48, सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील्स विद सर्टेन काइंड्स ऑफ टिम्बर डीम्ड प्रॉपर्टी है, यही वाला है, सर्टेन काइंड्स ऑफ टिम्बर टू बी डीम्ड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक फर्दर उसे आप साबित ना कर देंगे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, एंड मे बी कलेक्टेड अकॉर्डिंगली। तो सेक्शन 45 डील्स विद सर्टेन काइंड्स ऑफ टिम्बर अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फर्दर फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट, अगेन बहुत ही प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सीधे साधे। यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कौन सा जो आपका सेक्शन है वो डील करता है फॉरेस्ट फॉर्मेशन ऑफ विलेज फॉरेस्ट को, यह है सेक्शन नंबर 28, जहां पे
जो आपका विलेज फॉरेस्ट है उनकी फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्दर लास्ट क्वेश्चन पे आगे, contravention of acts prohibited under section 26 of the Indian Forest Act 1927 leads to a penalty of minimum of 1 month imprisonment for term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. The answer is option number B. तो क्वेश्चन नंबर 50 उसका आंसर है बी। याद रखना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की एक ट्रिक है, एक्सेप्ट अ फ्यू ऑफेंसेस, रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में जो पनिशमेंट है वो आपकी 6 महीने की है, राइट, अप टू 6 मंथ्स है, और फाइन जो है आपका वो है अप टू 500 रुपीज, इतना ही है, या फिर बोथ, यही आपकी पनिशमेंट वहां पे मिलती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 2019 क्रिमिनल लॉ पेपर। आई होप यू द वेरी बेस्ट विद द एग्जामिनेशन। हम ऐसे ही आपके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपका एक रिवीजन होता रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू।